Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज हम आपके लिए ये जो पार्ट 6 है लुसेंट सामान्य विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देख रहे थे। एक पार्ट में 50 क्वेश्चन लेकर हम फिजिक्स का आते थे, भौतिकी का। तो आज जो है ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 251 से, है ना, 251 से 293 तक देखेंगे और 293 पर ये लास्ट हो जाएगा। चलिए आगाज करते हैं आज के इस फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का लुसेंट सामान्य विज्ञान से जो है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं जो 251 से स्टार्ट है, हम यहीं से आगाज करते हैं। प्रश्न संख्या 251 कह रहा है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है जो मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एक में ऑप्शन है पॉलीग्राफ, दो में है टरबाइन, तीन में है रेडिएटर और चार में है क्वाड्रेंट। तो राइट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति है किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए अब हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, रेडिएटर, है ना। रेडिएटर को जो है वह मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया था। रेडिएटर जो जनरेटर वगैरह में भी आप देखते हैं इसमें कि पानी डाला जाता है इंजन को ठंडा रखने के लिए, या बड़े बड़े ट्रक वगैरह में भी, बड़े बड़े बस में भी रहता है जिसमें कि पानी डालते ताकि इंजन ठंडा रहे। 252 देखते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपयुक्त उपकरण को कहा जाता है। मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। एक है ऑडियोफोन, दो है डिक्टाफोन, तीन है ग्रामोफोन और चार है माइक्रोफोन। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, डिक्टाफोन। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होगा? डिक्टाफोन। आगे बढ़ते हैं, 253 को देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन एक है न्यूटन, ऑप्शन दो है पास्कल, ऑप्शन तीन है आइंस्टीन, ऑप्शन चार है आर्किमिडीज। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आप दिल में सोचिए और आंसर बताइए, मन में रखिए, बता तो आप नहीं पाएंगे। तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? एक में है न्यूटन, दो में है राइट ब्रदर्स, तीन में है गैलीलियो, चार में है आर्किमिडीज। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वह बता देते हैं हम, आप दिल में सोच लिए कौन सा होगा। तो ऑप्शन राइट होगा आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट है, आर्किमिडीज होगा, ठीक है ना। तो 200 है ये, इसका क्या होगा? 254 का जो ऑप्शन नंबर 4 है आर्किमिडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघाच्छादित, मेघाच्छादित का अर्थ होता है जो मेघ से ढका हुआ हो, मेघ जोड़ आच्छादित, मतलब मेघ से ढका हुआ हो। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? मतलब मेघाच्छादित रातें जो है स्वच्छ रात की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? ऑप्शन एक है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन दो है ओजोन परत में अवक्षय, ऑप्शन तीन है आपतन, ऑप्शन चार है स्थलीय विकिरण। तो राइट आंसर कौन सा है ये आपको रखना है मन में। तो इसका जो राइट आंसर है हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, स्थलीय विकिरण। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर की मेघाच्छादित रातों स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। ध्वनि का अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, उसकी आवृत्ति पर, उसकी गुणता पर, या उनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का अभिलक्षण जो तारत्व है वह किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि का तारत्व जो है वह किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन के अनुसार वह आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर, है ना। ध्वनि का एक अभिलक्षण जो तारत्व है वह किस पर डिपेंड करती है? तो आवृत्ति पर। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? ऑप्शन एक है सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन दो दूरदर्शी, ऑप्शन तीन सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों, और ऑप्शन डी है न तो सूक्ष्मदर्शी न ही दूरदर्शी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोचिए अपने मन में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, दूरदर्शक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अभिदृश्य की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का जो अनुपात होता है वह
अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? तो दूरदर्शक के लिए 1 से अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? देखिए किसमें जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। अब प्रत्येक प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। तो 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए इसको निकालिएगा, 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r3, 3 बार कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 3/r। और जब आप r की वैल्यू निकालिएगा तो ये r ऊपर चला जाएगा और ये भी r ऊपर चला जाएगा, r बराबर r/3। तो ऑप्शन नंबर जो भी r/3 है वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए A B C D में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा, r/3। आगे बढ़ते हैं। गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों? गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों? एक है हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकीर्ण करता है, 2 है पंखा ठंडी हवा देता है, 3 है हवा की चालकता बढ़ जाती है, 4 है हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आप जान ही रहे हैं, देखिए एनडीए 2010 में पूछा गया हम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। पसीना जो वाष्पित होता है इसी से हम लोगों को क्या लगती है? हवा चलने के बाद जब पसीना वाष्पित होना शुरू होता है तो हल्का ठंडक महसूस होती है, आराम महसूस होता है। चलिए, कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या है बताइए? कॉस्मिक किरणें हैं ऑप्शन 1 आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित कण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा 260 का? बताइए, है ना। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कॉस्मिक किरणें जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों। कॉस्मिक किरणें जो होती है वो आवेशित और अनावेशित दोनों ही किरणें होती है। निम्नलिखित किन युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? निम्नलिखित में से किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है? एक है बीटा किरणें एवं गामा किरणें, 2 है कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें, सी है अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, और डी है एक्स किरणें एवं गामा किरणें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोचिए, सोच लिए। इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सा युग्म है जो प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक्स किरणें और गामा किरणें जो होती है यह प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है ना, विद्युत चुंबकीय होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबकीय होती है, एक्स किरणें और गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, एक कहता है कि चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा है केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन 3 है केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन 4 है बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको दिल में सोचना है। तो देखिए, अगर यदि एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होगी, तो ये बताइए कहीं भी प्रतिच्छेद करती है? कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, है ना। चुंबकीय बल रेखाएं जो है प्रतिच्छेद बिल्कुल भी नहीं करती हैं। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक तार अगर है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक है तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा तार के पदार्थ पर। ऑप्शन 2 है तार की लंबाई एवं तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, किंतु तार के पदार्थ पर नहीं। ऑप्शन सी है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। और ऑप्शन डी है केवल तार की लंबाई पर, लेकिन न तो तार के अनुच्छेद परिच्छेद क्षेत्र पर, न ही तार के पदार्थ पर। अब बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 263 का? तो इसका जो प्रश्न है कि एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर डिपेंड करता है। मतलब तार की लंबाई और तार की लंबाई पर और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर जो है एक चालकता तार की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वह सिर्फ तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं करता, वह जो है तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। चलिए, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो, है ना,
जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। तो जब एक्स किरणें उत्पादित होती है ना, जब एक्स किरणें उत्पादित, उसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए राइट आंसर आप सोच लिए होंगे मन में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है, लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब बाकी सब सही है और कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही नहीं है पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आप देखिए, पहले ऑप्शन एक को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, है ना? ये सही है कि नहीं है? तो ये जो है सही है। ऑप्शन 2 कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन 3 कहता है कि जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेधन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है, ये भी सही है। तो जब 1 2 3 सही है, अब पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन राइट कौन सा होगा? डी होगा। आपेक्षिक पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती, अर्थात आपेक्षिक पारगम्यता जो है एक विमा रहित राशि होती है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक है मुख्य फोकस पर, बी है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी है वक्रता केंद्र पर और डी है वक्रता केंद्र के परे। तो देखिए एक अवतल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या क्या है वह अनंत होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? अनंत होती है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? ऑप्शन 1 है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन 2 है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन 3 है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन 4 है प्रकाश का व्यतिकरण। तो बताइए, आप तो जान ही रहे हैं ऑप्शन क्या होगा। तो आपका दिल क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ये राइट होगा। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी 90 डिग्री आपतन कोण के लिए, शून्य आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन कोण के लिए, एक से अधिक आपतन कोण के लिए। कौन सा आंसर राइट है तो वह बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट है। केवल एक आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन के लिए प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती है केवल एक आपतन कोण के लिए। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, ऑप्शन 1 है कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, ऑप्शन 2 है कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, ऑप्शन 3 है अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, ऑप्शन 4 है अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। अब बताइए, ये तो बड़ा बहुत ही गंभीर सवाल है कि एक त्वचा जो है एक आदमी का सांवला है और एक व्यक्ति का त्वचा जो है वो गोरा है, लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका त्वचा जो है गोरा हो। हर आदमी चाहता है कि त्वचा क्या हो? गोरी चमड़ी लोग पसंद करते हैं। तो अब बताइए, यहाँ के प्रश्नों के अनुसार जो है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, ऑप्शन तो आपको पढ़ ही दिए, आप सोच लिए ना। चलिए अब बताते हैं। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। अधिक गर्मी और कम सर्दी अनुभव करेगा, ये जो है साइंस कहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है कि एक जो सांवली त्वचा का व्यक्ति है और अगर एक गोरी त्वचा का व्यक्ति है ना, तो सांवली त्वचा की व्यक्ति गोरी त्वचा की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, है ना। अधिक गर्मी अनुभव करेगा कौन? एक सांवला आदमी। एक गोरे आदमी की तुलना में एक सांवला आदमी अधिक गर्मी और कम सर्दी अनुभव करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है?
कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? एक है 1 डिग्री सेल्सियस मापक्रम पर, बी है 1 केल्विन मापक्रम पर, सी है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मापक्रम पर, और डी है 1 डिग्री रियामर मापक्रम पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 271 का देखिए ऑप्शन राइट कौन सा होगा? आपका दिल कौन सा कह रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 केल्विन मापक्रम पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो 1 केल्विन मापक्रम पर न्यूनतम ताप द्योतित करता है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा? है ना, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी है। सॉरी, हम पहले ही बोले 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 90 डिग्री जो है इसका राइट आंसर है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर अर्थात फेज डिफरेंस कितना होगा? तो 90 डिग्री का होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा है, 1 है धरातल पर अधिकतम होगी, 2 है सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, 3 है वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, और डी है धरातल तथा अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी। तो राइट आंसर क्या है? एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, देख लीजिए कौन सा आपका दिल कहता है, बी राइट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, है ना। वो बात तो सही है, किया जाता है तथा पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थिति ऊर्जा तब ज़्यादा होगी ना जब अधिकतम ऊंचाई पर होगी। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? कोई एक है जिसकी एक समान विमा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा समान विमा है, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व समान है, फोकस दूरी एवं ऊंचाई समान है, या गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल समान है। तो एक समान विमा किसकी नहीं है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का जो है एक समान विमा नहीं है। घनत्व और विशिष्ट घनत्व का एक समान सीमा नहीं है, जबकि स्थितिज ऊर्जा, फोकस दूरी एवं ऊंचाई, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल का जो बीमा है वो एक समान होता है। एक आलेख है, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक में है वेग, 2 में है वेग समय देख रहे हैं, 3 में है विस्थापन समय और 4 में है विस्थापन और समय। कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक समान गति को कौन निरूपित करता है? बताइए, ऑप्शन चारों आपके सामने है, कौन सा राइट होगा? तो इसमें अगर बात करें कौन सा एक समान गति निरूपित करता है तो इसके अनुसार जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। विस्थापन और समय जो है एक समान गति निरूपित कर, निम्नलिखित आलेख में एक समान गति को, ये आलेख एक समान गति निरूपित नहीं करता है, यह भी नहीं करता, यह भी गलत है। एक समान मतलब वो स्ट्रेट, ये भी नहीं होगा, है ना, ये वाला एकदम राइट है। ये एक समान मतलब एकदम सीधा जाता रहेगा। ये विस्थापन और समय मतलब विस्थापन भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, दोनों ही चीज़ एक समान अवस्था में बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग्राफ जो है डी राइट है। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है ना। इसमें जो है एक है माध्य स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम, मतलब एक सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? एक है माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, 2 है माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, 3 है माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। देखिए कौन सा होगा राइट आंसर, आप सोच लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1, अर्थात माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है ना, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 270 ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टम चालक क्रमशः क्या है? ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टम चालक क्रमशः क्या है? एक में है, ऑप्शन 1 में है चांदी एवं शीशा,
ऑप्शन 2 है ताम्र एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी एवं स्वर्ण, ऑप्शन 4 है ताम्र एवं स्वर्ण। तो 277 का राइट आंसर देखिए कौन सा होगा। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक क्रमशः हैं। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक कौन से हैं? तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 277 का? ऑप्शन नंबर ए, चांदी एवं सीसा, है ना। 277 का ऑप्शन ए क्या है? चांदी एवं सीसा। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक, सर्वोत्तम कौन हो गया? ऊष्मा के सर्वोत्तम चांदी, और ऊष्मा का निकृष्ट चालक कौन हो गया? सीसा। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में जो रेडिएटर है, जो शीतलन है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक नंबर है केवल चालन पर, बी नंबर है केवल संवहन पर, सी नंबर है केवल विकिरण पर, और डी नंबर है चालन एवं विकिरण दोनों पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? आप मन में सोचिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि मोटर कार में शीतलन रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर। यह जो है केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। रेडिएटर। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक, क्या कह रहा है? अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाती है। देखिए अब सोचिए और बताइए आंसर कौन सा राइट है। आपका दिल क्या कहता है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए समय बिना गवाए बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निरंतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है ना, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जब भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर को ले जाएंगे बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। जल का जो क्वथनांक है वह कम वायुमंडलीय दाब, देखिए जितना ऊपर जाइएगा उतना ही वायुमंडलीय दाब कम होगा, है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर उतना घटेगा। तो वो जो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसके कारण क्या होता है? जल का क्वथनांक, है ना, कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है कौन? जल का क्वथनांक। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 परावैंगनी, ऑप्शन 2 दृश्य विकिरण, ऑप्शन 3 अवरक्त विकिरण, ऑप्शन 4 सूक्ष्म तरंग विकिरण। राइट आंसर कौन सा होगा बताइए? है ना, क्वेश्चन को देखिए। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों की त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है। त्वचा धूप ताम्रता का कारण कौन होता है? परावैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है, परावैंगनी विकिरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। 2 कहता है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख सकता। और 3 कहता है कि जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना शोधक चश्मे के देख सकता है। अब बताइए इसमें सही कौन सा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन 1 में है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, और डी है 3। सोचिए कौन सा होगा। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1, 2 और 3, है ना। ये जो है सही नहीं है, एक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। नहीं, निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ देख सकता है। और यहाँ क्या कर रहा है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट, इसलिए ये बात गलत हो गया। मतलब जिसमें निकट दृष्टि दोष है वह निकट की वस्तु को साफ दिखेगा, जिसमें दूर दृष्टि दोष है वह दूर की वस्तु को साफ देखेगा। दूसरा देखिए, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता, गलत है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को ही स्पष्टता से देख सकता है। दोनों गलत हो गया। और ऑप्शन 3 गलत ही तो कह रहा था। ऑप्शन 3 है जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता, यह भी गलत है। वह देख ही नहीं सकता, बिना संशोधक चश्मे के वह नहीं देख सकता, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है।
दूसरा है वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी है वायुमंडल की। 3 है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। कृष्ण मतलब आकाश काला दिखेगा। तो बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन केवल एक और दो, केवल 3, केवल 1 और 2 और 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखेगा। एकदम एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाकी ये गलत है। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो ये केवल 3 सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। ऑप्शन 1 है श्यानताकरण, ऑप्शन 2 है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन 3 है घर्षण, ऑप्शन 4 है प्रत्यास्था। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव जो है वो आपका राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव कारण जो है शेविंग ब्रश जो है पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल 1 नंबर है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति से दूरस्थ निर्देशित होता है। बी नंबर है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। सी नंबर है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ऑप्शन डी है विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित। राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। कौन, सरल आवर्ती गति कर रहे कण का कार्यशील बल। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो 285 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है तो एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक होता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 नंबर प्रकाश के नियमित परावर्तन पर, बी नंबर प्रकाश के विकिरण परावर्तन पर, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन पर, ऑप्शन 4 प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी ये राइट है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल जो है केवल किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर कार्य करती है। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 है ध्वनिमापी, ऑप्शन 2 है प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन 3 रेडियोधर्मिता, ऑप्शन 4 है क्रायोजेनिक। तो श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, है ना, प्रकाश प्रकीर्णन, लाइट स्कैटरिंग, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को, है ना, कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। 1 नंबर है एस.एन. बोस, 2 नंबर है पीसी राय, 3 नंबर है जेसी बोस और 4 नंबर है पीसी महालनोबिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है, जेसी बोस, है ना। क्रिस्कोग्राफ का खोज किसने किया, जेसी बोस ने किया। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद मतलब मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। 1 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार और 1 पॉइज। तो क्या होगा 289 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 एटमॉस्फेयर। 0 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूट्रिनो, 2 हिग्स बोसन, 3 मेसॉन और 4 में पॉजिट्रॉन।
ई में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर जो है गॉड पार्टिकल क्या है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसॉन है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हिग्स बोसॉन। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन एक है सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है ब्राउनियन गति का सिद्धांत। तो आइंस्टीन निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत है ना। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रकाश के विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? 1 नंबर ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, 2 नंबर ज्वाला का तापमान, 3 नंबर ढक्कन का भार। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो राइट आंसर कौन सा होगा 292 का? देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1, 2 और 3। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करती है? तो वह ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, वह ज्वाला का तापमान पर निर्भर करती है, वह ढक्कन के भार पर भी निर्भर करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ना? खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 1 कहता है कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परावर्तित नहीं होती, ऑप्शन 2 कहता है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ऑप्शन डी कहता है प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। एक समान गति होगी तो वह एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 रेगिस्तान में मिराज में, 2 है कैलाइडोस्कोप, 3 है हीरे की झिलमिलाहट चमक और 4 है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश किरणों का संचरण। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक की परावर्तन निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? तो कैलाइडोस्कोप नहीं है, बाकी रेगिस्तान मिराज में है, हीरे की झिलमिलाहट चमक में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही कारण है, और ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरणों का संचरण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 1 पराध्वनिक तरंग, ऑप्शन 2 पराबैंगनी किरण, ऑप्शन 3 एक्स किरण, ऑप्शन 4 वाई किरण। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये जो पराध्वनिक तरंग है, पराध्वनिक तरंग, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। यह जो पराध्वनिक तरंग है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ऑप्शन 1 ध्वनि में बहुविवर्तन द्वारा, ऑप्शन 2 ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा, ऑप्शन 3 ध्वनि के ध्रुवन द्वारा, ऑप्शन 4 ध्वनि की बहु अपवर्तन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। तो मित्र आज हम लोगों ने लुसेंट का 251 है ना, 251 से लेकर 293 तक के प्रश्नों को देखा, जो वीडियो पार्ट 6 के नाम से फिजिक्स भौतिकी में जाएगा। इसको आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो और लेकर आ सकूं। इसके बाद जो है मैं बायो का स्टार्ट करूंगा, बायोलॉजी का, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अगले दिन जो वीडियो आएगी वो बायो से आएगी। तो यहीं वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।